हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहू। इससे पहले मैंने पिछले अध्याय में आप लोगों को पढ़ाया था सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत गणनावाचक एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से बताया, जिसमें उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता का मतलब ये बताया था कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को हम उपयोगिता कहते हैं, जिसको मैंने आप लोग को डायग्राम के माध्यम से बतलाया था कि उपयोगिता क्या है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो उपयोगिता शब्द जो है, एक सेकंड गाइस, हाँ, उसके बाद मैंने बतलाया था आप लोगों को कि उपयोगिता की विशेषता। तो उपयोगिता की विशेषता में सापेक्ष उपयोगिता है ना। उपयोगिता आवश्यकता की हमारा जितना मतलब हम लोग की आवश्यकता रहेगी, जैसे एक भूखे व्यक्ति के बारे में बताया था, जैसे हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से उपयोगिता जो है वो समय के अनुसार जो है वो बदलता रहता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था उपयोगिता के प्रकार, है ना। तो उपयोगिता के प्रकार में मैंने दो चीज़ बताए थे यहाँ पे, जिसके अंतर्गत मैं बताया था सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, है ना। तो सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत मैंने ये बताया था कि जब सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, सीमांत उपयोगिता जब वो कम होती जाती है तो हमारा कुल उपयोगिता जो है वो वृद्धि होती चली जाएगी। और इसी प्रकार से यदि हम देखें कुल उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता के अंतर्गत यदि हम बात करें तो कुल उपयोगिता जैसे जैसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, सीमांत उपयोगिता जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से मेरा पिछले वीडियो में आप लोग को अच्छे से बतलाया गया था। आज हम देखेंगे मुख्य रूप से जो देखेंगे हम उपयोगिता उपयोगिता जो है उसकी मान्यताएं। सीमांत मार्शल ने सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं, है ना। तो मान्यता सबसे बेस्ट चीज़ होता है। एक हमेशा आप लोग ध्यान देंगे एक स्टूडेंट होने के नाते कि मान्यता इसलिए माना जाता है क्योंकि यदि हम मान्यता नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पे जो है हमारा उपयोगिता का या हमारा मॉडल का कोई महत्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं मान्यता के अंतर्गत कि उपयोगिताओं को संख्या के रूप में, है ना, जो उपयोगिता जो रहती है उसको हम क्या कर सकते हैं, संख्या के रूप में मापा जा सकता है। इसके लिए मुद्रा रूपी मापदंड का प्रयोग किया जा सकता है ना। कहने का मतलब ये है संख्या के रूप में मापा जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मान लो जाए हम कोई पेन खरीदते हैं, ठीक है, तो उस पेन की यदि वैल्यू 5 रुपये है तो निश्चित रूप से हम उस पेन को 5 रुपये से माप सकते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों के घटते क्रम में उपयोगिता प्राप्त होती है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं वस्तु की विभिन्न इकाइयों के घटते हुए क्रम, जैसे 20, 25, 15, 12, 10, इस क्रम में उपयोगिता प्राप्त होती है। देखिए इस क्रम में बोल रहे हैं, है ना। तो इस क्रम में क्यों प्राप्त होगा, क्यों प्राप्त होगा, देखिए जैसे हम एक रोटी का उपयोग करते हैं तो एक रोटी में हमें मान लो जाए 20 संतुष्टि मिलता है, ठीक है, और मान लो जाए दो रोटी का उपयोग करते हैं तो 15 संतुष्टि मिलते हैं। इस प्रकार से जब हम रोटियों का उपयोग या रोटी का प्रयोग निरंतर करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो संतुष्टि का स्तर है वो भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद मान्यता देखते हैं तीसरा कि वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता केवल उसी वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। जैसे सेब और केला है, तो यदि हम सेब का सेवन करते हैं तो उसकी उपयोगिता हमको सेब से ही मिलेगा, ना कि केले से। उसके पश्चात है नेक्स्ट जो मान्यता जो है, वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु, दो चीज़ें आप लोगों को समझना आवश्यक है। देखिए
पूरक वस्तु किसको बोलेंगे? पूरक वस्तु का मतलब ये हो गया कि एक के बिना दूसरे का प्रयोग संभव नहीं है, जैसे बैट और बॉल। परंतु स्थानापन्न वस्तु का मतलब ये होता है कॉफ़ी या चाय। तो देखिए, जो व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करता है वो चाय नहीं पिएगा, या चाय पसंद करता है वो कॉफ़ी का उपयोग नहीं करेगा। तो ये इस प्रकार से जो है बहुत सारी इसकी मान्यताएं को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके पश्चात हम यदि देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं 5वां कि वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को जोड़ा जा सकता है, इससे कुल उपयोगिता प्राप्त। देखिए यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है ना, ये वाला जो डायग्राम दिया है उसको हम अभी डिस्कशन करेंगे। इसी के बारे में वहाँ पे बतलाया गया है कि वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को जोड़ा जा सकता है, इससे कुल उपयोगिता। देखिए जब हम किसी वस्तु का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे उस वस्तु का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से कुल उपयोगिता में अंतर बढ़ेगा। जैसे सामान्य भाषा में, जैसे एक व्यक्ति के घर कोई सामान, ठीक है, तो यदि वो क्या करता है, नेसेसरी सामान जैसे कुर्सी, टेबल, है ना, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, इस प्रकार से यदि वह सारे चीज़ों को यदि अपने घर में लाता जाएगा तो उसकी उपयोगिता क्या होगी? कुल उपयोगिता बढ़ती चली जाएगी, है ना। क्योंकि देखिए मान लो जाए एक व्यक्ति साइकिल से जाता है तो साइकिल से जाने के लिए उसको पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यदि वो कार से जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी उपयोगिता में वृद्धि होगी। मतलब उसका उपयोगिता किस में चला जाएगा? उसकी उपयोगिता जो है पेट्रोल और डीजल में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मान्यता कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। बेस्ट पॉइंट। अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि हम जिस समय जिस काल में जो मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा। मान लो जाए हम आज किसी पेन को 5 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो उस पेन का वैल्यू जो है वो 5 रुपये ही होगा, कोई उसको 6 रुपये या 7 रुपये में नहीं खरीद सकता। ये होता है उपयोगिता स्थिर होती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता विवेकशील प्राणी होता है ना। अब उपभोक्ता विवेकशील प्राणी होता है का इसका ये मतलब है कि वो अपनी उपयोगिता के हिसाब से क्या कर सकता है? वस्तुओं का चुनाव कर सकता है। तो ये सारी जो मान्यताएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैंने उस दिन बताया भी था आप लोगों को, है ना, बताया था कि नहीं, इसमें कि उपयोगिता जो होती है ना, उपयोगिता जो होती है वो किस प्रकार से होती है मैंने बताया था उस दिन आप लोग को। ये जो उपयोगिता के बारे में जो हम बता रहे हैं उसमें यह बताया था कि सीमांत उपयोगिता प्लस या माइनस हो सकता है, परंतु कुल उपयोगिता जो है वो माइनस नहीं होगा। हालांकि कुल उपयोगिता में गिरावट होगा, है ना, गिरावट हो सकता है, परंतु उसमें किसी भी प्रकार का जो है वो क्या नहीं हो सकता? ऋणात्मक भाव प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये हो गया मोरल और जो पिछले पार्ट में जो हम लगभग पढ़े थे उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे यदि कुछ भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, या कोई क्वेरी होगा तो उसको आप बता सकते हैं। अब आते हैं मेन हमारा जो पॉइंट है उसमें आते हैं ये कि उपयोगिता माप के 2 दृष्टिकोण है ना। उपयोगिता माप के 2 दृष्टिकोण हैं, जिसके अंतर्गत है पहला गणनावाचक और क्रमवाचक, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें क्लियर हुआ। अब देखिए गणनावाचक, गणक संख्यावाचक मापदंड, यहाँ देखिए, यहाँ हम देखते हैं, है ना, एक सेकंड, यहाँ हम देखते हैं गणना संख्यावाचक मापदंड। तो इसको किसने विकसित किया है? इसको प्रोफेसर मार्शल, पिगू एवं नव परंपरा
वादी अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण है कि उपयोगिता को संख्या के रूप में मापा जा सकता है। अब संख्या का क्या मतलब होगा? संख्या का मतलब होगा 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। मतलब कहने का मतलब क्या है? हम किसी वस्तु को पैसे दे के उसको खरीदते हैं। ये क्या है? अपना गणक संख्यावाचक। जैसे आज हम एक टीवी को खरीदते हैं, क्रय करते हैं, तो टीवी का मान लो जो कॉस्ट जो है वो 10,000 है, तो वो क्या कहलाएगा? अपना गणनावाचक संख्यावाचक में हमने उसको 10,000 रुपये में खरीदा। ठीक है। अब देखिए इसमें भी मान्यताएं हैं, है ना, कि प्रोफेसर मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता, वही चीज़ दिया हुआ है भाई। देखिए कि एक सेकंड, वही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए पहला चीज़ क्या दिया हुआ है कि उपयोगिता विश्लेषण गणना संख्या पर आधारित है। देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे गणना, है ना, कि किसी चीज़ से 100 फिर 90 फिर 75 उपयोगिता प्राप्त, मतलब उस वस्तु का वैल्यू जो है इस प्रकार से। देखिए आप लोग ध्यान देंगे, कोई व्यक्ति गाड़ी को 1 लाख में खरीदता है, कोई वही गाड़ी को 80 में खरीदता है, कोई उसी गाड़ी को 70 में खरीदता है। क्यों खरीदता है? यदि न्यू होगा तो वो 1 लाख, है ना, और थोड़ा सा वो डाउन हो गया तो क्या हो गया? 80 फिर 70। इस प्रकार से हम देखा जाए तो हमारा जो है उपयोगिता जो है वो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? गणना संख्यावाचक कहलाएगा। और इन सब चीज़ों को यदि हम जोड़ते हैं तभी जाके बनता है हमारा क्या? कुल उपयोगिता हमको प्राप्त होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, उपयोगिता को मुद्रा द्वारा मापा। मैं पहले ही बताया था, यहाँ पे यदि संख्या वाली बात होगा तो निश्चित रूप से वो पैसे से रिलेटिव होगा। फिर वही चीज़ आ गया कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मतलब जिस समय मुद्रा का वैल्यू जैसा है उसी प्रकार उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये जो पहले जो हमने मान्यता पढ़े है ना, सीमांत उपयोगिता की मान्यता, लगभग वही चीज़ यहाँ पे बतलाया गया। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 9वां पॉइंट में आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को जानता है, उसकी कीमतों में परिवर्तन उपयोगिता को प्रभावित नहीं करता। देखिए मतलब कहने का मतलब ये है, उपभोक्ता वस्तु की कीमत को जानता है कि कौन सी वस्तु का कौन सा कीमत है और उसकी कीमत में परिवर्तन उपयोगिता को प्रभावित। देखिए यहाँ क्लियर बोला गया है ना कि मुद्रा की जो उपयोगिता है वो क्या है? स्थिर है। ठीक है। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो उपयोगिता की बात करते हैं वो निश्चित रूप से क्या है? संख्यावाचक। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया आप लोगों का। अब एक पॉइंट और देख लीजिए यहाँ पे 10वां पॉइंट, कि वस्तुओं के स्थानापन्न नहीं पाए जाते। अभी मैंने बताया आप लोग को कि स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। यदि स्थानापन्न पाया जाएगा तो लोग जो है जो सस्ती कीमत में मिलेगा उसका वही उपयोग करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, हो गया आपका संख्या। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो देखते हैं वो है क्या? गणनावाचक। लगभग वही है। गणनावाचक का मतलब थोड़ा सा अंतर रहता है यहाँ पे। गणनावाचक में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ क्रम दे दिया जाता है। क्रम का मतलब समझते हैं? क्रम का मतलब ये है जैसे कि हमारे पास संतरा, केला, है ना, अंगूर, इस प्रकार के 3 जो फल हैं। अब हम क्या करेंगे? केला को पहला दे देंगे, है ना, संतरा को दूसरा दे देंगे और अंगूर को तीसरा दे देंगे। क्रमवाचक है ना। कि कोई बोलता है ना गाड़ी में कि मुझे जो है आजकल जो आया ना इलेक्ट्रॉनिक जो बाइक आया है वो पहले नंबर पे है, उसके बाद डीजल वाला दूसरे नंबर पे है, फिर पेट्रोल वाले तीसरे नंबर पे है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती है कि नहीं। तो वही है क्रमवाचक दृष्टिकोण। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, जैसे घरों में भी रहते हो तो क्रम का मतलब क्या है?
क्रम का मतलब यही है कि हमने मान लो चाहे हमारे घर 3 प्रकार के जूते पड़े है ना, तो एक ऑफिशियल होगा, एक स्पोर्ट वाला होगा, है ना, और एक डेली रूटीन वाला होगा। तो ये तीनों जो है, तीनों का क्रम 1 2 3 यही है क्या हमारा क्रमवाचक माप है। अब आता है कि क्रमवाचक दृष्टिकोण को किसने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर J.R. हिक्स एवं आर डी एलन ने मार्शल के उपयोगिता की गणना संख्यावाचक मापदंड की आलोचना की, है ना, उसकी आलोचना की। किसने? हिक्स। मार्शल ने उपयोगिता की गणना संख्यावाचक मापदंड की आलोचना की है, जिसमें पहला देखिए, यहाँ पे देखिए उपयोगिता की माप संभव नहीं। सबसे पहला चीज, उपयोगिता की जो माप है वो संभव नहीं हो सकता। जैसे कि हम मान लो जाए सेब और संतरे का अपन मान लो जाए उपयोग करते, उपभोग करते हैं, तो हम क्या बता पाएंगे क्या कि कौन से संतरे से या सेब से हमको ज़्यादा संतुष्टि की प्राप्ति हुआ, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा है उपभोक्ता, सेकंड पॉइंट आता है कि उपभोक्ता की पसंदीदा का अनुभव, मतलब उपभोक्ता ये देखते हैं कि उसको कौन से वस्तु में सबसे सर्वोत्तम लाभ की प्राप्ति होती है, ठीक है, ये आलोचना है भाई। उसके बाद है उपभोक्ता एक वस्तु में रुचि नहीं रखता। आज के समय में हम लोग देखते हैं कोई भी उपभोक्ता है वो समय के अनुसार से परिवर्तन हुआ है। जैसे सबसे बढ़िया चीज़ है आज के डेट में देखा जाए तो टीवी। पहला डब्बा वाला टीवी आता था, आज फ्लैट वाला टीवी आ रहा है। आप कंप्यूटर की बात करें, आप मोबाइल की बात करें, तो सब में उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन हुआ, ठीक है। उपयोगिता क्रमवाचक होती, सेम चीज़, वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि उपयोगिता जो होता है वो क्या होता है, क्रमवाचक। अब क्रमवाचक मैंने अभी बताया, लोगों की आदत, फैशन, रुचि में परिवर्तन होता है और उसके अकॉर्डिंग उपयोगिता जो है वो क्रमवाचक, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 6 नंबर का पॉइंट बोलता है कि वस्तुओं के एक संयोग के चुनाव पर उपभोक्ता उदासीन हो जाता है। बिल्कुल सही चीज़। देखिए मान लो जाए किसी व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं है, क्या मतलब होगा, कोई ऑप्शन नहीं है का मतलब क्या होगा, मान लो जाए उसके पास केवल एक डब्बा वाला टीवी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसी का उपयोग करेगा, है ना। और मान लो जाए उसके पास बहुत सारे चीज़ हो जाएंगे, तब वस्तुओं के एक संयोग के चुनाव पर उपभोक्ता उदासीन हो जाता है। और यदि उसको अलग विभिन्न प्रकार के मान लो जाए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार से यदि उसको वस्तुओं का चयन करने को मिले तो वहाँ पर उदासीन नहीं होता। खास करके आप लोग उदासीनता वक्र में पढ़े हैं, एक्स और वाई, केवल 2 वस्तुएं होंगे तो निश्चित रूप से उपभोक्ता जो ये कंफ्यूज हो जाता है कि हम एक्स वस्तु को लें या वाई वस्तु, ठीक है। देखिए जो मैंने बात कही है उसी चीज़ को यहाँ पे भी बतलाया गया है, उदासीनता एवं तटस्थता, ठीक है गाइस। तो यहाँ मैंने जितनी चीज़ें आप लोगों को बतलाए हैं, उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, है ना, और कुल उपयोगिता, उसके बाद उसकी क्या उपयोगिता की माप, 2 में माप जो है ये, है ना, उपयोगिता की माप के 2 दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा है गणनावाचक, संख्यावाचक, जिसको क्या होता है, इसके अंतर्गत ये होता है कि हम लोग संख्या के रूप में या पैसे के रूप में खरीदते हैं। और क्रमवाचक के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हम वस्तुओं को वरीयता दे देते हैं कि प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता या तृतीय वरीयता, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वस्तु का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे इतना ही, आज की क्लास इतना ही है। इसके बाद मैं दूसरा और वीडियो लाऊंगा, वो बहुत ही जनरेटिक रहेगा, जैसे कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द बिगेस्ट
है ना, हमारा जो अर्थशास्त्र है वो पूरा उसी पे डिपेंड करता है। तो हमारी नेक्स्ट अध्याय या नेक्स्ट क्लास रहेगा मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके गाइस, थैंक यू।